तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 मार्च को। तो हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या है? क्रिएटिव इनोवेशन। अच्छा, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, ध्यान से सुनना, कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अभी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण यानी कि ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत कौन से स्थान पे था? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे, टॉप पे चाइना था। और क्या आप बता सकते हो भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी? डाबर। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये खुलेगा दिल्ली में। अच्छा बताओ, किस बैंक ने रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से देश का पहला क्रेडिट कार्ड बनाया था? तो आंसर होगा एचएसबीसी इंडिया ने। चलिए फिर बताइए, अभी अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? सावधान रहें, आभारी रहें, दयालु बने। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। और ये जो दिन हम मनाते हैं ये हमारे जीवन में खुशी, तंदुरुस्ती और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं। वैसे 20 मार्च को हम विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। वैसे 20 मार्च को एक और डे मनाया जाता है। किस डे की मैं बात कर रहा हूं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 मार्च को। तो हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मौखिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस बार की थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। चलिए फिर बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया में। तो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र ये साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में स्थापित होगा, जिसकी लागत है 230 अरब डॉलर। और सेमीकंडक्टर से आपको याद आएगा, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। अभी वेदांता और फॉक्सकॉन ये सेमीकंडक्टर चिप बनाने का प्लांट कहाँ पे बनाएंगे? गुजरात में ही। अच्छा, सेमीकंडक्टर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सेमीकंडक्टर बनाने वाली टॉप कंपनी आपकी सैमसंग है और सैमसंग कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। चलिए फिर बताइए, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा भारत बांग्लादेश के बीच। तो यह है मैत्री पाइपलाइन, भारत बांग्लादेश के बीच शुरू हुई है। कितनी लंबी है? 131.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें से 5 किलोमीटर तो भारत में है, बाकी की 126.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में है। और अभी इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मिलकर। तो इस पाइपलाइन के जरिए भारत से बांग्लादेश रिफाइंड डीजल की आपूर्ति की जाएगी और ये डीजल की आपूर्ति भारत में असम के नुमालीगढ़ से पर्वतीपुर डिपो करेगा। और इसको बनाने में, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कितनी लागत आई? 377 करोड़ रुपीस। इसका लक्ष्य होगा 10 लाख मैट्रिक टन डीजल की आपूर्ति करना प्रति वर्ष। अच्छा, अब एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आप बताओ मैत्री एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ करता है? और यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपका उत्तर है बांग्लादेश के साथ करता है तो आप गलत हैं। मैत्री एक्सरसाइज हम थाईलैंड के साथ करते हैं। लेकिन मेनामती मैत्री एक्सरसाइज पूछेंगे तो फिर वो आएगा आंसर बांग्लादेश। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलो एक और प्रश्न पूछता हूं, बताओ अभी किस वर्ष को भारत आसियान मैत्री वर्ष घोषित किया गया था? 2022 को। और आपको याद है भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बंधन एक्सप्रेस चलती है, मिताली एक्सप्रेस चलती है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 ये कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। बात कर रहे हैं T5 सुरंग की, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। लंबाई है 880 मीटर। ये एक बाईपास टनल है और इसको बनाने में लागत आई है 100 करोड़ रुपए की। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के पंथ्याल में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को अभी खोल दिया गया ताकि सबसे दुर्गम मार्ग से यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके।
पंथियाल इसे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सबसे ज्यादा परेशानी वाले स्थानों में से एक माना जाता है, जिसके कारण पहले नेशनल हाईवे 44 पर काफी लंबा जाम लग जाता था, लेकिन अब ये बाईपास बन जाने से जाम नहीं लगेगा। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सुरंगें अभी न्यूज में थी, कुछ इंपॉर्टेंट टनल। आप जानते हो अटल टनल कहां पर है, जिसे पहले रोहतांग सुरंग कहा जाता था, हिमाचल प्रदेश में है, लंबाई है 9.02 किलोमीटर, मनाली लेह रोड पर है ये। और भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल T49 ये कहां बन रही है, जम्मू कश्मीर में, जिसकी लंबाई है 12.75 किलोमीटर। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन पर है। और एक शिंकुला टनल पड़ा था, ये बनेगा लद्दाख में, 4.1 किलोमीटर लंबा होगा, दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। ये जो शिंकुला दर्रा है ये लद्दाख हिमाचल प्रदेश सीमा पर है। और जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, वैसे इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया, जो जम्मू कश्मीर में मिलेगी। पीर पंजाल रेलवे सुरंग ये आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अच्छा, विश्व का पहला शिप टनल ये कहां पे बनेगा, नॉर्वे में, जिसकी लंबाई होगी 1.7 किलोमीटर। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां बना, तो आंसर होगा श्रीनगर में। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। बगीचे में 16 लाख ट्यूलिप फूल हैं। ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और ये विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका ये कहां पे खुला, उत्तराखंड के नैनीताल में। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहां किया गया था, उत्तराखंड के देहरादून में। और बताओ भारत का पहला मॉस गार्डन कहां खुला, उत्तराखंड के नैनीताल में। वैसे ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में ही मनाते हैं। जम्मू कश्मीर ये दो में टूट गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, दो यूनियन टेरिटरी में। कब बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को। वैसे जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। अच्छा, श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं, डल झील को। कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है इसको। और आपको याद हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डल झील पर ही तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया था। और देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर भी आपको मिलेगा डल झील पे, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए किस देश की एमआर कंपनी कश्मीर में एक मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बनी, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो दुबई की एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है एमआर, जो श्रीनगर में एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। एमआर समूह ये टोटल 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिसमें वो मेगा मॉल के लिए 250 करोड़ रुपए और जम्मू और श्रीनगर में आईटी टावर स्थापित करेगा बाकी के पैसों से। चलिए फिर बताइए हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में कितने भारतीय स्थलों को शामिल किया गया, तो आंसर होगा 2। तो अभी टाइम मैगजीन की दुनिया की सबसे महानतम स्थानों की सूची जारी की गई, उसमें 2 भारतीय स्थानों को भी शामिल किया गया है। उनके नाम है मयूरभंज जो कि उड़ीसा का है, और एक लद्दाख। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम्स की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मयूरभंज नाम याद रखना, ये भी आपने सुना होगा। उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए थे, उसमें से एक मयूरभंज भी था। बाकी 2 कौन से थे, देवगढ़ और क्योंझर। तो अभी मयूरभंज और लद्दाख का नाम आपको याद रखना है। तो ये तो हम 2023 की लिस्ट की बात कर रहे हैं। पिछले साल का अगर रिवाइज करें, 2022 में भी 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया था, केरल को और अहमदाबाद को, याद होगा आपको। चलो मुझे ये बताओ, अभी टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था, तो आंसर होगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। और अभी आप जानते हो इसी तरह से फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची आई थी, उसमें किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया था, तो आंसर होगा टीसीएस को। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन टॉप पर रहा, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के अनुसार भारत को 25 सबसे खराब आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल किया गया। तो इसे इंग्लिश में बोलोगे आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ये इसका 10वां संस्करण है, जिसमें भारत तो टॉप 25 में है और अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद से सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने।
अच्छा, एक डे में आपसे पूछूं, आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे, बताओ ये कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 21 मई को। एक और प्रश्न पूछता हूं, अभी 2022 का करंट अफेयर्स है ये, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा टीएस तिरुमूर्ति को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रचना बिस्वात ने। तो पूरा नाम है रचना बिस्वात रावत। ये एक पत्रकार और एक लेखिका है। इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। ये बुक भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के जीवन, उनके व्यक्तित्व और सिद्धांतों के बारे में बताती है, जिनका आपको याद है 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अच्छा, बिपिन रावत जी से 2-3 प्रश्न आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभी इनके नाम पे अरुणाचल प्रदेश में किबीथू मिलिट्री गैरिसन कैंप का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी कर दिया गया, और इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम भी रखा गया। और अभी इनके सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में एक घंटी भी लगाई गई थी। ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और अभी भारतीय नौसेना ने बिपिन रावत जी की याद में 2 सम्मान देने का भी ऐलान किया है। इनके नाम पे होंगे 2 पुरस्कार, 2 सम्मान। ये हमारे पहले सीडीएस थे। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अभी दूसरे सीडीएस कौन है? तो आंसर होगा अनिल चौहान है। और आपको याद होगा अभी के.एम. चंद्रशेखर, इन्होंने बुक लिखी है एज गुड एज माई वर्ल्ड। बाकी सज्जन सिंह यादव इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ नाम से बुक लिखी, जिसको लॉन्च किया मनसुख मांडविया जी ने, हेल्थ मिनिस्टर हैं। सलमान रुश्दी ने अभी बुक लिखी है विक्ट्री सिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में गंगा में सांप ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने। तो अभी राजीव मल्होत्रा और विजया विश्वनाथन ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इस बुक में अमेरिका से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न खतरों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में बीपीसीएल के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जी कृष्ण कुमार को। बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके नए सीएमडी बन गए हैं कौन? जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल की स्थापना होती है 1976 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और अब सीएमडी बन गए हैं ये जी कृष्ण कुमार। बाकी के कृतिवासन अभी टीसीएस के सीईओ बने। एसएस दुबे 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स महालेखा नियंत्रक बने। और बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ बने। तो ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ललित कुमार गुप्ता को। तो अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ललित कुमार गुप्ता को सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है। वैसे भारतीय कपास निगम स्थापना होती है 1970 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, यहां से एक स्टैटिक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, मतलब डे वाला प्रश्न है, वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? तो आंसर करना 7 अक्टूबर को। अभी गंजी कमलावीर राव ये फसाई के सीईओ बने। संतोष कुमार यादव नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये नाम न्यूज में है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस प्लेयर कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहन बोपन्ना। तो भारत के टेनिस प्लेयर हैं रोहन बोपन्ना, और अभी एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष है, और बोपन्ना ने अब तक 24 एटीपी खिताब जीते हैं, जिसमें 5 एटीपी मास्टर्स 1000 शामिल हैं। अच्छा, टेनिस से एक फेड कप आपको याद होगा, वैसे अभी इसका नया नाम बिली जीन किंग कप है, और पहले इसका नाम फेड कप था। महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। अभी ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था 2022 में, जिसको स्विट्जरलैंड ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। चलिए फिर बताइए, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ये रेड बुल के ड्राइवर है, और इन्होंने अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और वैसे 2023 में बात करोगे तो अभी तक बहरीन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टन ने जीता था, वो भी रेड बुल की ड्राइवर हैं। अच्छा, वैसे आप मुझे बताओ कि भारत की पहली
फॉर्मूला ई रेस ये कहाँ हुई? हैदराबाद में हुई थी, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में राजस्थान में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की गई? तो आंसर होगा 19। तो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इन्होंने घोषणा की है कि अब राजस्थान में 19 नए जिले बनेंगे। तो अब टोटल कितने होंगे? तो 50 होंगे। अब देखो, अभी तक थे 33, अब होंगे 19। तो वैसे तो कितने होने चाहिए थे? 52, लेकिन मैंने क्या कहा? 50 होंगे। कैसे होंगे यही सोच रहे हो? तो इसमें जो पहले 2 जिले थे, जयपुर और जोधपुर, अब वो जिले नहीं रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो पहले 33 थे, हमने कहा ये 2 हटा दो जयपुर और जोधपुर को, और अब टोटल कितने बन जाएंगे? 19। तो 19 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 50। बाकी पहले 7 संभाग थे, अब 3 और बन गए, तो टोटल संभाग कितने हो गए? 10 हो गए। ये भी ध्यान रखना। 3 नए संभाग कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। एक अच्छा प्रश्न यहां से ये बनेगा, किस समिति की सिफारिश पे ये सब हुआ? तो आंसर होगा राम भुलाया समिति। और इनका नाम याद रखना बड़ा आसान है। इन्होंने आप लोगों की जीके बढ़ा दिए, पहले एग्जाम पास कर लेने देते, उसके बाद बढ़ा देते, तो इनको तो हम भुला नहीं सकते। इन्होंने हमारा काम कठिन कर दिया। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तुमको तो राम जी देखेंगे। तो राम भुलाया समिति। अभी आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बने थे, और टोटल कितने हो गए वहां? 26 हो गए। पश्चिम बंगाल में भी 7 नए जिले बने थे, टोटल कितने हो गए वहां? 30 हो गए। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना था? चलो ये मेरा प्रश्न रहेगा आपसे, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर राजस्थान में 50 हो गए तो सबसे ज्यादा जिले वाला राज्य कौन सा है? तो वो तो उत्तर प्रदेश है, ऑब्वियसली बात है, 75 है। मध्य प्रदेश में अभी 53 हो गए और राजस्थान में 50 हो गए, तो आप कह सकते हो राजस्थान सबसे ज्यादा जिलों वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे वर्तमान में बात करोगे तो भारत में राज्य हैं 28, यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। अच्छा, वैसे जम्मू कश्मीर जब 2 में टूटा था, दोनों यूनियन टेरिटरी बन गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वो कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को। और 2 यूनियन टेरिटरी मिलकर एक हो गए थे, दादर व नागर हवेली व दमन व दीव। इनका विलय, इनका मर्जर कब हुआ था? 26 जनवरी 2000। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फूलदेई महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो फूलदेई महोत्सव की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है, चैत्र माह में मनाया जाता है। ये वसंत ऋतु के आगमन को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, जो कन्याएं होती हैं, जो बालिकाएं होती है, वो घरों की दहलीज को फूलों से सजाती है। वैसे आपको याद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसी से आपको याद आएगा, फूलों का त्योहार कहा जाता है बथुकम्मा फेस्टिवल को। ये कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार आपको रिवाइज करवाते हैं जो अभी हाल ही में कुछ महीने में हमने पढ़े थे। जैसे कि अभी नागालैंड के कोहिमा में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। लूसा फोन महोत्सव मनाया गया गोवा में। संगाई फेस्टिवल मनाया गया मणिपुर में। मणिपुर में अभी योसांग महोत्सव भी मनाया था। अभी पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ मनाया? केरल में। धानु जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया? उड़ीसा में। चेर चेरा महोत्सव कहाँ मनाया? छत्तीसगढ़ में। अभी बिहू फेस्टिवल मनाया था असम में। अभी 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया था भोपाल में। अभी काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया? मुंबई में। अभी बुमचू उत्सव कहाँ मनाया था? सिक्किम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव अभी 2-3 महीने के अंदर हमने पढ़े थे, सारे हमने रिवाइज कर लिए। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया? तो आंसर होगा केनरा बैंक। तो अभी केनरा बैंक ने एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भीम एप्लीकेशन का उपयोग करके रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। मतलब अभी तक क्या होता था, आप अपने यूपीआई पर डेबिट कार्ड को लिंक करके पेमेंट कर सकते थे, पर अब आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक करके पेमेंट कर पाओगे। और ऐसा किया केनरा बैंक ने। केनरा बैंक जिसकी स्थापना होती है 1906 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके एमडी सीईओ अभी नए बने थे, के सत्यनारायण राजू उनका नाम है। अभी आपको याद हो तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इस योजना को किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था, तो आंसर होगा केनरा बैंक। और केनरा बैंक की टैगलाइन क्या होती है? टुगेदर वी कैन।
आपको याद है अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता था। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने महिलाओं के लिए ब्लॉसम वुमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। अच्छा, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा है? मोबीक्विक है। चलो बताओ, किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की गई? फोन पे। चलो ये बताओ, भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल है। चलो ये बताओ, यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन सा बना? पेटीएम पेमेंट बैंक। चलो ये बताओ, भारत के यूपीआई ने किस देश के पे नाउ पेमेंट सिस्टम के साथ मिलकर रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट किया था अभी? तो आंसर होगा सिंगापुर। और चलो ये भी बताओ कि अभी यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा बना था? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। और आपको याद रखना है, रिलायंस जियो ये यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। और अगर आपसे पूछे कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे ये कौन सा बना था? रेजर पे बना था। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा दिए एक साथ, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। लक्सर एक राइटिंग ब्रांड है, लक्सर के पेन आते हैं ना, पेन वगैरह से लिखते हो लक्सर कंपनी के, बस उसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी विराट कोहली। चलिए फिर बताइए, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030। हमारे रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, अभी उन्होंने ही कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया? नेट जीरो कार्बन एमिशन। इसका मतलब ये हो गया, जितना CO2 आप पर्यावरण में छोड़ोगे उतना ही वापस आपको एब्जॉर्ब भी करना है। तो नेट कार्बन एमिशन कितना हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। अब कैसे एब्जॉर्ब करना है? उसके लिए आप पेड़ लगाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सके, या और भी जो भी तरीके होते हैं उनको आप इस्तेमाल करो। आपको नेट कार्बन एमिशन 0 करना है। और रेलवे का ये लक्ष्य रखा है 2030 का। मतलब आप ये कह सकते हो कि 2030 तक रेलवे पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे, मतलब हरित ऊर्जा पे। जैसे आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी जो कार्बन एमिशन नहीं करती है। जैसे अभी कोयला से बिजली बना रहे हैं तो आप देखते होंगे चिमनी के थ्रू धुआं निकल रहा है, तो वो तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो अगर रेलवे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल करने लगेगा तो कार्बन एमिशन 0 हो जाएगा। तो 2030 का ये टारगेट याद रखना। बाकी रेलवे ने यह भी कह रखा है कि 2023 के अंत तक हम पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होने का लक्ष्य कब का है? तो आंसर होगा 2070 का है। और भारत का ऊर्जा स्वतंत्रता का लक्ष्य 2047 का है। रेल मंत्री हमने कहा अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अच्छा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन है? अनिल कुमार लाहोटी हैं। चलो मुझे ये बताओ, अभी दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ बना? तो आंसर होगा कर्नाटक में। कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धरुद्र रेलवे स्टेशन पे बना है, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। और अब जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म है वो दूसरे स्थान पे आ गया लंबाई के मामले में। अभी आपको याद है मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के CD देशमुख के नाम पर रख दिया गया। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे ये। और दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी संचालित होगी, जिसका नाम है वंदे मेट्रो। और वंदे भारत की बात करें, पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या आप यूँ कह सकते हो ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है। मतलब इसमें कोई अलग से इंजन नहीं है जैसे नॉर्मल ट्रेन में होता है। वैसे इंडिया में फादर ऑफ रेलवे किन्हें कहा जाता है? डलहौजी को, क्योंकि इन्हीं के समय भारत की पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे 1853 में। पहली वंदे भारत ट्रेन की पूछे कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी। और दक्षिण भारत की पहली मैसूर से चेन्नई चली। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा था, अभी वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव कहाँ से कहाँ चली थी? सोलापुर से महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। और अभी भारतीय रेलवे ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण भी किया था, उसका नाम कवच है।
मतलब अगर एक ही पटरी पे आमने सामने दो ट्रेन आएगी तो उनको टकराने से रोकेगा ये सिस्टम। तो ये ध्यान रखना। सारे पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा बॉम्बे जयश्री को। तो प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार हैं बॉम्बे जयश्री, जिनको भी प्रतिष्ठित संगीत अकादमी चेन्नई के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इनका नाम याद रखना, बॉम्बे जयश्री। बाकी ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शिव शंकरी तमिल लेखक है। अभी इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 इन्होंने जीता। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 32वां व्यास सम्मान जीता है 2022 के लिए इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। और डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार इन्होंने जीता। और अभी हमने पढ़ा बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता इन्होंने। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए 2023 में पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो आंसर होगा 5वां। तो महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पोषण पखवाड़ा 2023 मनाया गया। इस साल 5वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। ये पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक मनाया गया। इस बार की थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, यानी कि न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? जन आंदोलन और जन भागीदारी के जरिए पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना। आप जानते हो वैसे 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। मोटे अनाज यानी कि बाजरा, और बाजरा को ही हमने क्या कहा? श्री अन्न। आप जानते हो वैसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में, जिसे श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। ये भी ध्यान रखना। अच्छा, वैसे पोषण अभियान की हम बात करें तो ये 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में लॉन्च किया गया था। और पोषण पखवाड़ा की बात करें तो ये पोषण अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। वैसे आप याद रख सकते हैं कि सितंबर महीने को पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बताए, इनको ध्यान रखना।